नमस्कार सभी उम्मीदवारों और सीखने वालों का एक बार फिर स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 49 तक विस्तार से बात की थी। जी नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 6 जो जुड़ा है अध्ययन अवकाश यानी कि स्टडी लीव से। और हम नियम 50 से लेकर नियम 63 तक एक एक नियम को समझने की कोशिश करेंगे। ये भाग, जैसा आपने कहा, परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्टडी लीव वाला चैप्टर जो है परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अवकाश की शर्तें क्या हैं, कितनी छुट्टी मिल सकती है, बॉन्ड का क्या मामला है, वेतन कितना मिलेगा, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। और हाँ, इनसे जुड़े सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नियम 50 से। ये स्टडी लीव आखिर मिलती किन शर्तों पर है, बताइए जरा। देखिए, नियम 50 का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि स्टडी लीव तभी दी जाए जब वो सरकार के हित में हो, मतलब लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही कर्मचारी के काम से सीधे तौर पर जुड़ी हो और कर्मचारी ने कुछ न्यूनतम सेवा अवधि भी पूरी कर ली हो। अच्छा। तो उपनियम 1 यही कहता है कि सरकारी कामकाज की जरूरतों को देखते हुए किसी सरकारी कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर उच्च शिक्षा या फिर किसी पेशेवर या तकनीकी विषय में विशेष ट्रेनिंग वाले कोर्स के लिए स्टडी लीव दी जा सकती है। शर्त बस यही है कि उस पढ़ाई या ट्रेनिंग का कर्मचारी के काम से सीधा और गहरा नाता होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ डिग्री कोर्स या वैसी कोई औपचारिक पढ़ाई, या फिर मान लीजिए कोई ट्रेनिंग है या स्टडी टूर है, उसके लिए भी ये छुट्टी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। उपनियम 2 इसी बात को साफ करता है। इसमें कुछ और स्थितियां भी शामिल हैं। जैसे पहली बात, किसी ट्रेनिंग कोर्स या स्टडी टूर के लिए भी मिल सकती है, भले ही वो कोई रेगुलर एकेडमिक कोर्स ना हो। बस ये प्रमाणित होना चाहिए कि इससे सरकार को फायदा होगा, लोक हित में है और कर्मचारी के काम से जुड़ा है। दूसरी स्थिति III है, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रूपरेखा या पृष्ठभूमि से जुड़े अध्ययन के लिए। इसके लिए जाहिर है सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी और कर्मचारी को वापस आने पर एक रिपोर्ट भी देनी होगी कि उसने क्या काम किया, क्या सीखा। ठीक है। और तीसरा III, एक और दिलचस्प बात है इसमें, ऐसी पढ़ाई के लिए भी लीव मिल सकती है जो सीधे तौर पर काम से न जुड़ी हो, पर जिससे कर्मचारी की सोच का दायरा बढ़े, मतलब वो एक बेहतर सिविल सेवक बन सके। ऐसे मामलों पर वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो खास तौर पर मतलब मेरिट के आधार पर विचार करता है। तो मतलब ये अपने आप नहीं मिलती, कुछ खास शर्तें हैं जो पूरी करनी ही पड़ती होंगी। कौन सी अनिवार्य शर्तें हैं इसमें? बिल्कुल। उपनियम 3 में कुछ अनिवार्य शर्तें बताई गई हैं। पहली आई तो यही है कि जो सक्षम प्राधिकारी हैं, मतलब जिन्हें छुट्टी मंजूर करनी है, उन्हें यह सर्टिफिकेट देना होगा कि जो कोर्स या ट्रेनिंग कर्मचारी करना चाहता है वो लोकहित की दृष्टि से निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। ओके। दूसरी शर्त इसकी आई ये है कि ये पढ़ाई आमतौर पर एकेडमिक या साहित्यिक विषयों के अलावा होनी चाहिए, मतलब जैसे इतिहास या लिटरेचर के लिए सामान्यता नहीं मिलती। लेकिन यहीं पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं, प्रोवाइजोस जिन्हें कहते हैं, और इन पर परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं। अच्छा, जैसे? पहला, भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा के जो अधिकारी हैं, उन्हें PhD करने के लिए स्टडी लीव मिल सकती है। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे थीसिस का टॉपिक मुख्य आर्थिक सलाहकार या CSO के डायरेक्टर द्वारा मंजूर होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि इससे अधिकारी की कार्यकुशलता बढ़ेगी। और अगर विदेश में पढ़ाई करनी है तो ये भी बताना होगा कि वैसी सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है। दूसरा अपवाद है चिकित्सा अधिकारियों के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स। उन्हें मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए छुट्टी मिल सकती है अगर DGHS मतलब स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ये प्रमाणित करें कि इससे उनकी क्षमता बढ़ेगी। और तीसरा अपवाद है विशेषज्ञों या तकनीकी व्यक्तियों के लिए। उन्हें अपने काम से सीधे जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए छुट्टी मिल सकती है अगर उनके विभाग के प्रमुख या सचिव ये प्रमाणित करें। ये अपवाद तो वाकई महत्वपूर्ण है, मतलब ये खास सेवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन पर तो सच में खास ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और उपनियम 3 की तीसरी अनिवार्य शर्त 3 भी जरूरी है। वो ये कि अगर छुट्टी भारत से बाहर पढ़ाई के लिए है तो इसके लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की सहमति लेनी होगी।
वो ये भी देखते हैं कि कर्मचारी विदेश में पढ़ाई के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिलीज करने के सामान्य नियमों में दिए गए न्यूनतम शैक्षिक मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। इसका मकसद है विदेशी मुद्रा का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। और अगर मान लीजिए कोई विषय ऐसा है जिसकी पढ़ाई की सुविधा भारत में ही बहुत अच्छी है, तो क्या तब भी विदेश जाने के लिए छुट्टी मिल सकती है? नहीं, सामान्यतः नहीं। उपनियम 4 इस बारे में बिल्कुल साफ कहता है, जिन विषयों के लिए भारत में ही पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, उनके लिए भारत से बाहर स्टडी लीव सामान्यतः स्वीकृत नहीं की जाएगी। साथ ही अगर वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय की किसी स्कीम के तहत पढ़ाई का प्रावधान है, तो भी विदेश जाने के लिए स्टडी लीव नहीं मिलेगी। समझ गई। अब आते हैं पात्रता पर, मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितने साल की नौकरी होनी चाहिए, उम्र की क्या शर्तें हैं, ये भी जरूर महत्वपूर्ण होगा परीक्षा के लिए। हाँ बिल्कुल। उपनियम 5 पात्रता के बारे में है और इसके बिंदु परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहली शर्त यह है कि कर्मचारी की सरकार के अधीन कम से कम 5 साल की नियमित और लगातार सेवा पूरी हो चुकी हो। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी शामिल है। 5 साल, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि कर्मचारी की जो रिटायरमेंट की उम्र है, वो छुट्टी खत्म होने के बाद ड्यूटी पर लौटने की जो अनुमानित तारीख है, उससे 3 साल के अंदर नहीं आनी चाहिए। मतलब कम से कम 3 साल की सर्विस बची हो वापसी के बाद। इसका कारण साफ है, सरकार चाहती है कि पढ़ाई पर जो निवेश हो रहा है उसका फायदा सरकार को मिले। हाँ, ये तो लॉजिकल है। यहीं पर एक अपवाद है केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा CHS के अधिकारी। अगर उन्हें नियम 51(2) के तहत 36 महीने की स्टडी लीव मिली है, तो उनके लिए ये सीमा 5 साल है, 3 साल नहीं। अच्छा, CHS के लिए 5 साल, ये याद रखना होगा। जी। और तीसरी शर्त जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नियम 53(4) के तहत एक बॉन्ड भरना। इस बॉन्ड में कर्मचारी वचन देता है कि छुट्टी खत्म होने के बाद वो कम से कम 3 साल तक सरकार की सेवा करेगा। और CHS अधिकारी के मामले में, जिन्हें लंबी छुट्टी मिलती है, ये बॉन्ड 5 साल का होता है। ओह, तो ये अवधि 5 साल की न्यूनतम सेवा, रिटायरमेंट से 3 या 5 साल पहले और 3 या 5 साल का बॉन्ड, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ये फिगर्स अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई कर्मचारी बार बार स्टडी लीव ले सकता है? देखिए, उपनियम 6 कहता है कि स्टडी लीव इतनी जल्दी या इतनी बार नहीं दी जानी चाहिए कि कर्मचारी अपने रेगुलर काम के संपर्क से ही हट जाए या फिर उसकी गैरमौजूदगी से उसके कैडर में कामकाज में दिक्कतें आने लगे। तो एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई शर्तें और पात्रता। अब बात करते हैं कि आखिर कितनी स्टडी लीव मिल सकती है, अधिकतम कितनी। नियम 51 इसी बारे में है शायद। जी हाँ, नियम 51 अधिकतम अवधि बताता है। उपनियम 1 सामान्य सरकारी कर्मचारियों के लिए है, मतलब CHS अधिकारियों को छोड़कर। इसमें एक बार में सामान्यतः 12 महीने तक की छुट्टी मिल सकती है। एक बार में 12 महीने? हाँ, और पूरी नौकरी के दौरान कुल मिलाकर 24 महीने तक की। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी और नियम के तहत पढ़ाई या ट्रेनिंग के लिए इसी तरह की कोई छुट्टी पहले ली है, तो वो भी इस 24 महीने में गिनी जाएगी। अच्छा, कुल 24 महीने? जी। लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, उपनियम 2 केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा CHS अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए 36 महीने तक की स्टडी लीव दी जा सकती है। 36 महीने? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, क्योंकि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई लंबी होती है। और जैसा हमने पहले बात की, शर्त यही है कि उन्हें नियम 53(4) के तहत 5 साल सेवा करने का बॉन्ड भरना होगा। तो ये अंतर याद रखना है। सामान्य कर्मचारियों के लिए 24 महीने और 3 साल का बॉन्ड, और CHS के लिए 36 महीने और 5 साल का बॉन्ड। ये परीक्षा के लिए पक्का सवाल बन सकता है। निश्चित रूप से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। समझ गए। अब मान लीजिए कोई पात्र है, शर्तें पूरी करता है और छुट्टी लेना चाहता है, तो आवेदन कैसे करना होता है? नियम 52 शायद इसी प्रक्रिया के बारे में है। जी हाँ, नियम 52 आवेदन प्रक्रिया बताता है। उपनियम 1 कहता है कि आवेदन उचित माध्यम से, यानी प्रॉपर चैनल से, उस सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसे छुट्टी मंजूर करने का अधिकार है। आवेदन में साफ साफ बताना होगा कि कौन सा कोर्स करना है और कौन सी परीक्षा देनी है। पूरी डिटेल्स देनी होंगी। और अगर सारी डिटेल्स उस समय ना पता हो तो, या बाद में कुछ बदलाव करना पड़े? हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो उपनियम 2 इसी के बारे में है। अगर आवेदन देते समय पूरी जानकारी देना संभव ना हो, या मान लीजिए भारत छोड़ने के बाद प्रोग्राम में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो कर्मचारी को जल्द से जल्द विदेश में जो भारतीय मिशन के प्रमुख हैं, हेड ऑफ मिशन, या फिर अपने सक्षम प्राधिकारी को पूरी जानकारी देनी होगी।
और सबसे जरूरी बात, कोर्स में कोई भी बदलाव करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति यानी प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। बिना पूछे बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, आवेदन दे गया, अब मंजूरी की बारी। नियम 55 मंजूरी की प्रक्रिया। बिल्कुल। नियम 53 मंजूरी से जुड़ा है। उपनियम 1 के मुताबिक छुट्टी मंजूर करने से पहले लेखा परीक्षा अधिकारी यानी ऑडिट ऑफिसर से एक रिपोर्ट ली जाएगी। उनका काम ये देखना है कि नियमों के हिसाब से कर्मचारी को छुट्टी दी जा सकती है या नहीं, और ये भी कि क्या उसने पहले भी स्टडी लीव ली है। अच्छा, ऑडिट ऑफिसर का रोल है यहाँ। जी। फिर उपनियम 2 एक खास स्थिति को साफ करता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी स्थायी रूप से एक विभाग में है, लेकिन फिलहाल अस्थायी तौर पर किसी दूसरे विभाग में काम कर रहा है। ऐसे में उसे स्टडी लीव देने के लिए उसके मूल विभाग यानी पेरेंट डिपार्टमेंट की सहमति लेना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए ताकि मूल विभाग को भी पता रहे कि उनका कर्मचारी छुट्टी पर जा रहा है। उपनियम 3 कहता है कि अगर विदेश में पढ़ाई के लिए छुट्टी मंजूर की जाती है तो उस देश में स्थित भारतीय मिशन के प्रमुख को इसकी सूचना दी जाएगी। इसका एक फायदा ये भी है, जैसा कि नोट में बताया गया है, कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर मिशन से परिचय पत्र या दूसरी मदद ले सकता है। और फिर आता है वो महत्वपूर्ण हिस्सा, बॉन्ड। आपने पहले जिक्र किया था इसका। नियम 53(4) इसी बारे में है। हाँ बिल्कुल, उपनियम 4 बॉन्ड के बारे में है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनिवार्य करता है कि बॉन्ड छुट्टी शुरू होने से पहले भरा जाना चाहिए, बाद में नहीं, पहले। ठीक है। और इसमें फॉर्म भी बताए गए हैं। स्थायी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 7 या फॉर्म 8 और अस्थायी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 9 या फॉर्म 10। ये अलग अलग फॉर्म शायद कर्मचारी की सेवा की स्थायी या अस्थायी प्रकृति के हिसाब से बनाए गए हैं। छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी बॉन्ड भरे जाने का एक प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा अधिकारी को भेजेगा। परीक्षा के लिए बॉन्ड भरने का सही समय छुट्टी से पहले, और ये फॉर्म नंबर ये याद रखने चाहिए। हाँ, फॉर्म नंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई पूरी होने के बाद कर्मचारी को क्या करना होता है? क्या कुछ जमा कराना होता है? उपनियम 5 शायद? सही कहा। उपनियम 5 के अनुसार कर्मचारी को अपनी पास की हुई परीक्षाओं या पूरे किए गए कोर्स के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। इनमें कोर्स शुरू और खत्म होने की तारीखें और कोर्स इंचार्ज की टिप्पणियां भी होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को जमा करने होंगे। और अगर पढ़ाई विदेश में हुई है तो ये प्रमाण पत्र संबंधित मिशन प्रमुख के माध्यम से भेजे जाएंगे। कम हो जाती हैं। नियम 54 शायद इसे स्पष्ट करता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और नियम 54 का उपनियम 1 इसका बहुत स्पष्ट जवाब देता है। स्टडी लीव कर्मचारी के अवकाश खाते यानी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं की जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। जी हाँ, मतलब ये आपकी जमा छुट्टियों को कम नहीं करती। ये एक तरह से अतिरिक्त छुट्टी है जो खास मकसद के लिए दी जाती है। ये उम्मीदवारों के लिए याद रखने वाला एक प्रमुख फायदा है। फिर उपनियम 2 बताता है कि स्टडी लीव को दूसरी तरह की छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है, कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को छोड़कर बाकी छुट्टियों के साथ मिलाकर कुल छुट्टी की अवधि सामान्यतः 28 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 महीने? हाँ, लेकिन अगर पीएचडी डिग्री के लिए छुट्टी ली गई है तो ये सीमा 36 महीने तक हो सकती है। इस अवधि में अवकाश अवधि वेकेशन पीरियड भी शामिल है अगर कोर्स के दौरान मिलती है। ठीक है। उपनियम 3 एक और संभावना बताता है। अगर कोई कर्मचारी चाहे तो किसी दूसरी छुट्टी के दौरान, जैसे मान लीजिए अर्न्ड लीव पर है, तब भी पढ़ाई का कोर्स शुरू कर सकता है। लेकिन उस अवधि को स्टडी लीव नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे बाकायदा स्टडी लीव मंजूर न की जाए। और अगर कोर्स मंजूर की गई छुट्टी की अवधि से पहले ही खत्म हो जाए तो? मतलब छुट्टी ली थी 12 महीने की, कोर्स 10 महीने में हो गया। इसके लिए नियम 55 है। जी हाँ, नियम 55 इसी स्थिति के बारे में है। ये कहता है कि अगर कोर्स स्वीकृत छुट्टी की अवधि से पहले खत्म हो जाता है तो कर्मचारी को कोर्स पूरा होते ही तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। अगर वो बाकी बची अवधि, जैसे उस उदाहरण में 2 महीने के लिए भी छुट्टी पर रहना चाहता है, तो उसे उस अवधि को किसी और प्रकार की छुट्टी जैसे अर्न लीव में बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले ही मंजूरी लेनी होगी। अपने आप छुट्टी जारी नहीं रख सकता। समझ गई। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसे की बात। स्टडी लीव के दौरान वेतन कितना मिलता है? सैलरी का क्या होता है? नियम 56 इसी से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, पैसे की बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है। नियम 56 वेतन के बारे में है।
उपनियम 1 और 2 के अनुसार चाहे पढ़ाई भारत में हो या भारत से बाहर, कर्मचारी को वही वेतन मिलेगा जो वो छुट्टी पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी पर ले रहा था। इसमें मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता DA और मकान किराए भत्ता HRA भी शामिल होगा। HRA के लिए नियम 60 की शर्तें लागू होंगी, जिन पर हम अभी आएंगे। मतलब पूरा वेतन मिलेगा पे प्लस DA प्लस HRA। इसमें कोई शर्तें या कटौती भी है? जैसे मान लीजिए किसी को कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो तो। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उपनियम 3 और 4 में एक अहम शर्त है। ये पूरा वेतन पे प्लस DA प्लस HRA तभी मिलेगा जब कर्मचारी एक प्रमाण पत्र देगा कि उसे उस दौरान कोई छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड या किसी अंशकालिक काम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा। अगर उसे ऐसी कोई राशि मिलती है तो उसे छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन से समायोजित किया जाएगा, यानी एडजस्ट किया जाएगा। उतनी राशि वेतन से कम कर दी जाएगी। हालांकि ये कटौती करने के बाद भी वेतन अर्धवेतन अवकाश पर मिलने वाले वेतन से कम नहीं होना चाहिए। ये समायोजन का नियम परीक्षा के लिहाज से ध्यान में रखना जरूरी है। इसका मकसद ये है कि कर्मचारी को दोहरा लाभ ना मिले। हाँ, ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट जरूर याद रखना होगा। जी। और उपनियम 6 ये भी साफ करता है कि अगर स्टडी लीव के दौरान सरकार वेतन में कोई संशोधन करती है, जैसे पे कमीशन लागू होता है, तो उसका लाभ कर्मचारी को संशोधन की तारीख से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आपने शुरू में हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया था, क्या वहाँ नियम कुछ अलग है? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये हम केंद्र सरकार के नियम डिस्कस कर रहे हैं। राज्यों में खासकर वेतन और भत्तों के मामले में कुछ भिन्नता हो सकती है, जैसे सुनने में आया है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि इसकी पुष्टि आधिकारिक राज्य सरकार की अधिसूचना से करनी होगी, पर ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में शायद अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन मौजूदा वेतन का लगभग 40% ही मिलता है। ओहो, ये तो काफी बड़ा अंतर है। जी, इसलिए अगर कोई राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो उन्हें अपने राज्य के विशिष्ट नियम जरूर देखने चाहिए। हम यहाँ केंद्र के नियमों पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, बीच में नियम 57, 58 और 59 भी थे, क्या ये अभी लागू हैं? नहीं, जैसा आपने पहले पूछा था, संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार ये तीनों नियम 57, 58 और 59 अब हटा दिए गए हैं, ओमिटेड है, तो इन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने वेतन में HRA का जिक्र किया था। नियम 60 शायद भत्तों के बारे में और विस्तार से बताता है। जी, नियम 60 विशेष रूप से भत्तों की स्वीकार्यता के बारे में है, एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंसेस। उपनियम 1 मकान किराया भत्ते HRA पर केंद्रित है। ये कहता है कि स्टडी लीव के पहले 180 दिनों के लिए HRA उसी दर पर मिलेगा जो कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले वाले स्टेशन पर मिल रहा था। सिर्फ 180 दिन, उसके बाद 180 दिनों के बाद भी HRA जारी रखने के लिए कर्मचारी को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें संभवतः ये प्रमाणित करना होता है कि उसने अभी भी उस स्थान पर परिवार के लिए आवास रखा हुआ है और खर्चा उठा रहा है। अच्छा, तो ये 180 दिन की सीमा और उसके बाद सर्टिफिकेट की जरूरत, ये याद रखने वाली बात है। जी हाँ, और उपनियम 2 ये स्पष्ट करता है कि स्टडी लीव के दौरान HRA ऊपर बताई शर्तों के साथ और महंगाई भत्ता DA के अलावा सामान्यतः कोई और भत्ता जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह दिया नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यात्रा की। क्या सरकार पढ़ाई के लिए आने जाने मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा भी देती है? नियम 61 इस बारे में है। नियम 61 यात्रा भत्ते यानी ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में है, और सामान्य नियम ये है कि स्टडी लीव के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता, सामान्यता नहीं, लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो असाधारण परिस्थितियों में मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे भत्ते के भुगतान की मंजूरी दे सकते हैं। यहाँ एक नोट ये भी बताता है कि अगर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग IA&AD के कर्मचारी भारत में ही स्टडी लीव पर हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक C&AG असाधारण परिस्थितियों में TA मंजूर कर सकते हैं, पर यह खास विभाग के लिए है। तो मोटे तौर पर TA नहीं मिलता। ठीक है, और पढ़ाई की फीस का क्या? ट्यूशन फीस वगैरह? नियम 62 नियम 62 फीस की लागत कॉस्ट ऑफ फीस के बारे में है। यहाँ भी सामान्य नियम वही है जो TA के लिए था कि कर्मचारी को खुद ही फीस का भुगतान करना होता है। यहाँ भी खुद ही? जी, सामान्यता। लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति असाधारण मामलों में फीस के भुगतान की मंजूरी दे सकते हैं, पर इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, प्रोवाइजो है,
वो ये कि अगर कर्मचारी को किसी भी स्रोत से कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिल रहा है या उसे पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने की अनुमति है तो सरकार फीस का भुगतान नहीं करेगी। अच्छा, वही डबल बेनिफिट वाला सिद्धांत। बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है और यहाँ भी IND कर्मचारियों के लिए CNAG वाला अपवाद लागू होता है अगर वे भारत में पढ़ रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो यात्रा और फीस का खर्चा सामान्यतः कर्मचारी का ही होता है, पर विशेष परिस्थितियों में सरकार मदद कर सकती है बशर्ते कोई और फायदा ना मिल रहा हो। बिल्कुल सही। अब आते हैं आखिरी नियम पर, नियम 63, जो मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई छुट्टी के बाद वापस नहीं आता या नौकरी छोड़ देता है या कोर्स ही पूरा नहीं करता तो क्या होता है? इसका सीधा संबंध उस बॉन्ड से है जो नियम 53 में भरा गया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नियम 63 उसी बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में है और ये नियम काफी विस्तृत है और इसके परिणाम, जैसा आपने कहा, गंभीर हो सकते हैं। उपनियम 1 कहता है कि अगर कोई कर्मचारी या तो स्टडी लीव के बाद ड्यूटी पर वापस ही नहीं लौटता या फिर लौटने के बाद निर्धारित अवधि, जो सामान्यतः 3 साल है और CHS अधिकारी के मामले में 5 साल, वो पूरी होने से पहले ही त्यागपत्र दे देता है या रिटायर हो जाता है या किसी और कारण से नौकरी छोड़ देता है या फिर जिस पढ़ाई के लिए छुट्टी ली थी उसे पूरा नहीं कर पाता है और नियम 53(5) के तहत जरूरी प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता है, तो उसे सरकार द्वारा उस पर खर्च की गई राशि वापस करनी होगी, रिफंड करना होगा। और इस राशि में क्या क्या शामिल होगा? इसमें सब कुछ शामिल है। छुट्टी के दौरान दिया गया वास्तविक वेतन, सरकार द्वारा भुगतान की गई फीस, यात्रा भत्ता और अन्य खर्चे अगर कोई हुए हों तो वो सब। और ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, अगर किसी अन्य एजेंसी जैसे कोई विदेशी सरकार है, कोई फाउंडेशन है, उसने भी उस कोर्स के संबंध में कोई खर्चा उठाया था तो वो वास्तविक लागत भी वापस करनी होगी। बाप रे। इतना ही नहीं, इस पूरी राशि पर सरकार द्वारा मांग की तारीख से उस समय सरकारी कर्जों पर जो ब्याज दर लागू होती है उस हिसाब से ब्याज भी देना होगा। ये तो काफी सख्त है। ये वसूली की शर्त और खासकर वो 35 साल की अवधि, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है याद रखना। अत्यंत महत्वपूर्ण। हालांकि उपनियम 1 में ही एक परंतु प्रोवाइजो है जो बताता है कि ये पैसे वापस लेने का नियम कब लागू नहीं होगा। ध्यान रहे, ये कोर्स पूरा न करने के मामले पर लागू नहीं होता, वहां तो वसूली होगी। अच्छा, कब लागू नहीं होता ये? ये 2 स्थितियों में लागू नहीं होता। पहला, अगर कर्मचारी को ड्यूटी पर लौटने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने की अनुमति दी जाती है, और दूसरा, अगर कर्मचारी लौटने के बाद किसी सरकारी निगम या स्वायत्त संस्था, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी में डेप्यूटेशन पर जाता है और बाद में जनहित में उसे उसी संस्था में स्थायी रूप से शामिल होने, एब्जॉर्ब के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने की अनुमति मिल जाती है। इन 2 केस में बॉन्ड की वसूली नहीं होगी। अच्छा, और ऐसे मामलों में जहां वसूली होती है, कर्मचारी के अवकाश खाते का क्या होता है? उपनियम 2 शायद इसी बारे में है। हाँ, उपनियम 2 बताता है कि वसूली के साथ साथ अवकाश खाते का समायोजन कैसे होगा। यह भी समझना जरूरी है। ए, जो स्टडी लीव ली गई थी उसे कर्मचारी के खाते में मौजूद नियमित छुट्टियों जैसे अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव में बदला जाएगा, जितनी उसके क्रेडिट में उपलब्ध हो। अगर स्टडी लीव के साथ कोई और छुट्टी ली गई थी तो उसे भी गिना जाएगा। जो अवधि नियमित छुट्टियों में नहीं बदली जा सकती उसे असाधारण अवकाश EOL माना जाएगा, मतलब वो पीरियड बिना वेतन का हो जाएगा। और बी, उपनियम 1 के तहत वसूली जाने वाली राशि के अलावा कर्मचारी को वो अतिरिक्त वेतन भी वापस करना होगा जो उसने स्टडी लीव के दौरान पाया था और जो नियमित छुट्टी में बदलने के बाद स्वीकार्य वेतन से ज्यादा था। मतलब हिसाब बराबर किया जाएगा। तो मतलब दोहरी मार पड़ती है, पैसे भी वापस करो और छुट्टियां भी एडजस्ट कराओ। क्या इस भारी भरकम वसूली से बचने का कोई रास्ता है या इसमें कुछ छूट मिल सकती है? उपनियम 3? हाँ, एक प्रावधान है। उपनियम 3 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, अगर जनहित में जरूरी लगे या मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति चाहें तो आदेश द्वारा कर्मचारी द्वारा उपनियम 1 के तहत वापस की जाने वाली राशि को पूरी तरह माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अच्छा, माफी मिल सकती है? मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ये कोई अधिकार नहीं है। समझ गए। वाकई ये नियम 50 से 63 तक काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण है। खासकर नियम 50 शर्तें, 51 अवधि, 53 मंजूरी और बॉन्ड, 56 वेतन और समायोजन और 63
बॉन्ड का उल्लंघन और वसूली, ये परीक्षा के नजरिए से बहुत ही अहम है। इनके नोट्स बनाना तो बनता ही है। बिल्कुल। इनमें दिए गए छोटे छोटे विवरण, जैसे जरूरी सेवा के साल 5 साल, बॉन्ड की अवधि 35 साल, कुल छुट्टी की सीमाएं 24, 28, 36 महीने, CHS अधिकारियों जैसे विशेष मामलों के नियम, HRA की 180 दिन की सीमा, स्कॉलरशिप मिलने पर वेतन का समायोजन और वसूली की शर्तें, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बारीकियां याद रखनी होंगी। अगर किसी सुनने वाले को लगता है कि किसी खास नियम या उपनियम पर और ज्यादा गहराई से बात करने की जरूरत है या कोई सवाल है, तो कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसे अगली चर्चाओं में शामिल करें। जी बिल्कुल, फीडबैक जरूर दें। और हाँ, ज्यादा अपडेट्स और शायद कुछ नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, वो ग्रुप काफी एक्टिव रहता है। अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये था CCS अवकाश नियम 1972 के अध्याय 6 यानी अध्ययन अवकाश नियम 50 से 63 तक का हमारा विस्तृत विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि ये सभी उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहा होगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। इन नियमों की अच्छी समझ न केवल परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो भविष्य में उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण लेने का विचार कर रहे हैं। उन्हें अपने अधिकार और जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। बिल्कुल, हम आप सभी की सराहना करते हैं कि आपने इतनी धैर्य के साथ इस लंबी और विस्तृत चर्चा को सुना। जी धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अगले सत्र में CCS अवकाश नियमों के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।